सो नाउ लेट्स डिस्कस टू द, आज हम जो बात करेंगे अपनी ज्योग्राफी हम लोग लेके चल रहे हैं, कॉन्सेप्टर बैच को लेके चल रहे हैं और कॉन्सेप्टर बैच आफ्टर 12th बैच है। एक मुझसे कई बच्चों ने क्वेश्चन पूछा, अभी जो बिगिनर हैं उनके थोड़ा सा डाउट मैं सॉल्व कर दूं कि 12th के बाद क्यों आईएएस की तैयारी करनी चाहिए। सो 12th के बाद अगर हम बात करें, सिंपल सा फंडा अगर मैं इसको देखूं तो जो 12th के बाद होते हैं इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है। एक होता कमेटी, यूपीएससी ने होता, जो कभी चेयरमैन भी थे यूपीएससी के, और आगे चलकर वासवान कमेटी, दो कमेटीज बनाई उन्होंने, ठीक है। और दोनों कमेटी के रिकमेंडेशन में यह कहा गया कि यूपीएससी का एग्जाम या तो 12th के बाद होना चाहिए या जो बच्चे कम एज में हैं आफ्टर 12th, उन्होंने एक रिकमेंडेशन दी कि 12th के बाद जो बच्चों का माइंडसेट होता है वो बहुत ही फ्रेश होता है। वो जैसे उन्होंने कहा कि देश के टफेस्ट एग्जाम में आईआईटी हो गया, नीट हो गया, ये सारे बच्चे जब 12th के बाद एग्जाम देते हैं तो आईएएस का एग्जाम हम 12th के बाद क्यों नहीं फोकस कर सकते। तो कुल मिलाकर हमारी यूनिवर्सिटी जो यूजीसी थी, अब इस कहानी को समझने की कोशिश करना कि इसका साइकोलॉजी क्या है। तो यूजीसी जैसे जो चीजें थी, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उन्होंने कहा कि हम इतनी जल्दी एग्जाम कराने के लिए तैयार नहीं है, या पूरे देश में एक समान स्कूल करिकुलम नहीं है। तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि नई शिक्षा नीति में अगर एक समान हम करिकुलम रख पाते हैं, एक समान एक साथ एग्जाम हो पाते, तो हमारे यहाँ वो जो ग्लिचेस हैं वो हम जल्दी से जल्दी खत्म कर लें। कई बार यूपी बोर्ड का एग्जाम देर में हो रहा है, सीबीएसई का पहले हो जा रहा है, तो इस तरह से आईसीएसई का अलग टाइम पे हो रहा है। तो अब ये हुआ कि भाई हम जो है वो एक साथ एग्जाम अगर हम करा लेते हैं तो उस कंडीशन में बासवान कमेटी और होता कमेटी दोनों ने कहा कि आने वाले समय में जो कम उम्र के बच्चे होते हैं, अगर उनकी हम ट्रेनिंग, जैसे आज लबासना में ट्रेनिंग 2 साल की होती है, तो उन्होंने कहा कि हम इनको स्पेशलाइज एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रेनिंग देंगे। पबैट की जो है वो, जैसे हम लोग जल्दी हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, कि इसमें हम दक्ष करेंगे। जैसे कभी जब ये शुरू हुआ था हैली बेरी कॉलेज में भारत में, जो इसको इंडियन सिविल सर्विसेज कहा जाता था, ठीक है, तो आईसीएस जब कहा जाता था अंग्रेजों के समय, तो इसमें स्पेशलाइज्ड होता था। तो वहां पर जो है कैम्ब्रिज में जाकर ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती थी। और उस समय के अधिकारी, अगर आपने देखा होगा, जो सर जॉन एवरेस्ट हो गया और तमाम और तरह के जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो हेड रहे, तो ये सभी जो है वो, या एओ होम जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना का कॉन्सेप्ट दिया था, तो ये सभी बहुत दिग्गज जो लोग थे, बहुत थिंक टैंक के रूप में थे। तो अब ये जो बात हो रही है कि अगर हम 12th के बाद जो हमारा स्टूडेंट होता है उसका माइंड बहुत फ्रेश होता है, बहुत एडॉप्टिव होता है। माना जाता है कि जिस तरह से हमारा ग्रेजुएशन सिस्टम है वो धीरे धीरे बच्चों को एक ऐसे डायरेक्शन में लेकर जाता है जहां पर ओरिजिनल थिंकिंग या एक ओरिएंटेशन जो होता है वो थोड़ा मिस आउट हो जाता है। ये वासवान कमेटी और जो है होता कमेटी के साथ ये जो है रिकमेंडेशन आती है। अब यहां पर जो आपको समझने और जानने की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम 12th के बाद, चूंकि उस समय हम निकले होते हैं, फ्रेश होते हैं और हमारी लर्निंग कैपेसिटी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी उम्र बीतती जाती है, यूपीएससी आपसे 2 से 3 साल का समय ले लेता है, लार्जर सिलेबस है और मल्टीपल स्किल आपको साथ काम करना है। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी आपको 2 लेवल में पढ़ाई करनी है, फिर आंसर राइटिंग सीखनी है, एस्से राइटिंग सीखनी है, ऑप्शनल में कमांड करना है, उसकी आंसर राइटिंग करनी है, आपको बोलने की कला सीखनी है, क्विक आपको करंट अफेयर्स पे पूरा कमांड करके रखना है, डिफरेंट तरह के डायमेंशंस पढ़ने, यानी स्टैटिक्स टॉपिक, डायनामिक टॉपिक, आप एक तरह से हरफन मौला हो जाते हैं। तो इतना ऑलराउंडर बनने के लिए आपको एक समय चाहिए होता है, तो 2 से 3 साल का समय यहां पर मिलता है। तो क्या होता है, जैसे श्रुति हो गई, टीना डाबी हो गए, या जो है वो तमाम अन्य जो ऑफिसर हो गए, उनकी एक खास बात रही कि उन्होंने बहुत पहले से ही जो है आफ्टर 12th ही उन्होंने ये बात फोकस कर लिया था कि मुझे मेरी लाइफ को क्या डायरेक्शन देना है। तो जिस समय आप ये तय कर लेते हैं कि मेरी लाइफ में मुझे क्या डायरेक्शन देना है, उसी समय आप इस पर चल जाते हैं। ये मैं नहीं कहूंगा सिर्फ आईएएस ही दुनिया का इकलौता एग्जाम है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप होटल मैनेजमेंट में जा सकते हैं, आप जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट में डॉक्टर बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। लेकिन जो वासवान और होता कमेटी दोनों की जो कोर वैल्यू थी, उस कोर वैल्यू में था कि 12th के बाद स्टूडेंट को अपनी लाइफ को एक डायमेंशन देना शुरू कर देना चाहिए, राइट। तो इस कंडीशन में माइंड फ्रेश होता है, दिमाग सीखने की प्रक्रिया में होता है, और आने वाले टाइम में जैसे हम लोग आईएएस को जनरलाइज सर्विस कहते हैं कि भाई ये सभी विभागों में काम करता है। धीरे धीरे भारत की जो आवश्यकता है, पहले से भी रही है और अब ज्यादा महसूस की जा रही है, कि हम इसको स्पेशलाइज सर्विस में कन्वर्ट करें, यानी कि जो प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं, जो उसके विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने इस पर स्पेशलिटी की है, उनको जो है वो जोड़ा जाए और इस तरह की यूथ को लेकर जाए। तो तुमने अब जैसे क्या हुआ कि जब इन्होंने रिकमेंडेशन दी तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था, जो राज्यों की व्यवस्था थी, उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। यूजीसी ने भी इसमें नानुकुर करना शुरू कर दिया। तो खैर कुल मिलाकर जो सामने वाला फ्रंट डोर था वो बंद हो गया, लेकिन बैक डोर से शुरू हो गया। आपने नोटिस किया होगा कि अब यूपीएससी में पहले कहा जाता था कि एवरेज एज जो है वो 26 साल 27 साल मानी जाती थी। अभी आपने नोटिस किया होगा कि
जो कम एज के बच्चे निकलने लगे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चे निकलने लगे हैं, 22 साल, 21 साल, 23 साल, आपने नोटिस किया होगा कि इन बच्चों की एज बहुत कम है जो अभी सेलेक्ट होकर निकले। जैसे अभी आपने मान लीजिए 96 रैंक हमारी स्टूडेंट जो है शुक्ला का वीडियो देखा होगा, तो एकदम ऐसा लग रहा है कि अभी कोई स्कूल से निकलकर बच्ची आई हुई है। नहीं क्या, मिनी शुक्ला नाम भी मैंने उससे पूछा, अभी मिनी तुम्हारा नाम रखा गया है, आपने देखा मेरी वीडियोस में उसने देखी होगी। तो छोटे छोटे बच्चों की तरह लग रहा है कि अभी लग रहा है स्कूल से निकल कर आए हैं। मैंने पूछा कि मतलब तुम्हारी ग्रेजुएशन होती है, हो गई कि नहीं, अभी बाकी है। ठीक है, तो यहां पर जो आप समझिएगा कि अगर हम 12th के बाद अपनी ग्रेजुएशन के साथ यूपीएससी को इनबिल्ड कर लेते हैं तो धीरे धीरे हमारी प्रिपरेशन हो जाती है। एक मिथ बन चुका है कि एक साल में आईएएस बना जा सकता है। तो मैं ऐसे बहुत करीबी लोगों को जानता हूं, बहुत तैयारी करने वाले बच्चों को देखा है, अगर वो एक साल तुम्हें दिखाई पड़ रहा है तो उनके पेरेंट्स या उनको कुछ लकली ऐसे फैक्टर्स मिले हैं कि उन्होंने 12वीं क्लास के बाद पढ़ना शुरू कर दिया था। उन्होंने बेसिक अपने करंट अफेयर्स फंडामेंटल बनाने शुरू कर दिए थे। ग्रेजुएशन में आकर उन्होंने अपने आप को ब्रशअप किया, अपने आप को निखारा, और फाइनल ईयर में जो है उन्होंने अपने आप को जो है एग्जाम को क्रैक कर दिया। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपको 12th के बाद गंभीरता के साथ इस विषय पर तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। दूसरा, एक और चीज निकल कर आ रही है, इतना अनसर्टेन हो गया है एग्जाम, मतलब प्री इतनी गुगली। अब इस बार हिस्ट्री के क्वेश्चन देखिए कहां गुगली मार रहा है, किस तरह के क्वेश्चन करंट अफेयर्स में, अगर इसने बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ा करंट अफेयर्स तो ऐसी तैसी उसकी हो जाएगी। तो अभी क्या, मान लीजिए इस बार आपने प्री दिया, मेंस आपने क्वालिफाई कर लिया, इंटरव्यू में आप छट गए, अगली बार संभावना है, मैं ऐसे 2500 बच्चों को जानता हूं जिनका अगली बार प्री नहीं निकला। तो इतना अनसर्टेन एग्जाम है कि ये आपसे कई बार टाइम मांग लेता है। अब अगर आप मान लीजिए ग्रेजुएशन के बाद आप अंगड़ाई लेते हैं, 2-3 साल आप तैयारी करते हैं, उसमें भी आप अटेम्प्ट देने जाते हैं साल 2 साल बाद, वहां अटेम्प्ट आप देते हैं और आपका अटेम्प्ट नहीं निकलता है, तो फिर वो क्या होता है, वो निगेटिव हो जाता है। पता चला 1-2 अटेम्प्ट के बाद ही आप प्रेशराइज हो जाए, हाथ पैर कांपने लगते हैं। इधर घर वाले पूछने लगेंगे भाई आगे वाला बाल झड़ रहा है, ठीक है, तो अब शादी वादी कर लो। लड़की से बोला जाता है देखो अब तुम्हारा झुर्री आ रहा है, बाल पकने लगा है, डाई लगाने लगी हो, अब तुम जो है 2-3 साल हो गया तुम्हें तैयारी करते हुए, अब आ जाओ। अभी मेरे है एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि अब बेचारी तैयारी कर रही थी 2-3 साल से, तो थोड़ा सा मैंने उससे कहा कि थोड़ा सा नए तरीके से तैयारी करो, लेकिन कई बार बच्चे रिजिड होते हैं। तो अब जॉब मांग रही कि सर पिताजी बोल रहे हैं कि घर वापस आ जाओ, शादी वादी करनी है, तो अब हमें कोई जॉब दे दीजिए, हम यहाँ काम करना चाहते हैं। तो ये क्या होता है, अब आप मान लीजिए मैंने उससे कहा बेटा अगर तुम 8 घंटे जॉब करोगे तो पढ़ाई के लिए टाइम कब से निकालोगे, ये प्रॉब्लम आपको आएगी आएगी, ये बात आप मानिए चाहे ना मानिए। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप अर्ली स्टेज में अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं तो आप विनर हो जाते हैं। क्लियर है, यहां किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। ये भी स्टूडेंट है जो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर 12th के बाद कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या है बेस्ट है उनको, कॉन्सेप्टर बैच या वो अपने साथ भी अगर जाएं तो स्टेप बाय स्टेप तैयारी शुरू करें। आज दुनिया बहुत कॉम्पिटेटिव हो गई, बात सही है, और आप कभी अगर मौका मिले बासवान कमेटी की रिकमेंडेशन पढ़ने को, होता कमेटी की रिकमेंडेशन पढ़ने को अगर आपको मिलता है तो आप उनका ओरिएंटेशन पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि अंदर ही अंदर काम शुरू हो चुका है, मतलब कम एज में बच्चों को अंदर बुलाने का काम हो गया। इसलिए आप देखेंगे कि जैसे लास्ट टाइम आपने फैजान को देखा, फैजान का सिलेक्शन हुआ, मिनी, ये सब छोटे छोटे बच्चों की तरह लग रहे होंगे। अगर आप इनकी वीडियो देखें बोले यार ये तो छोटी बच्ची सी लग रही है, अगर बाहर कहीं मिल जाए तो पता भी नहीं चलेगा किसने 12th कर भी लिया है। और ऐसे बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, उसके पीछे रीजन है कि उन्हें कम उम्र में जो है वो बच्चे चाहिए। उसका रीजन ये है कि आगे चलकर आपका सर्विस स्पैन बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए आप 30 साल की एज में आप आईएएस बने, तो अब आपका सर्विस स्पैन केवल कितना रहेगा, वो सर्विस स्पैन आपका केवल जो है 30 साल रहेगा। अगर आप मान लीजिए 22 साल की एज में रहे तो आपके पास 38 ईयर्स रहेगा। ये जो एज जब आप ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे पहुंचते हैं, इसके बाद का जो दौर होता है आप स्पेशलाइज हो जाते हैं, आप गवर्नमेंट के साथ काम करना शुरू कर देते हैं, और वहां पर आप सरकार के लिए एक तरह से बहुत बड़ी एसेट हो जाते हैं। आप बहुत बड़े बड़े उत्तरदायित्व तो संभालते हैं, आप पीएमओ में काम करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, आप वहां पर जो है वो सारी चीजें करते हैं। तो इसके माध्यम से आप एक नेशन के एसेट के रूप में डेवलप हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो सेगमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है महत्वपूर्ण जो है वो इनपुट है। तो आपको इस पर काम करना होगा, ये बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो आप जितनी जल्दी सेवा में जाएंगे राष्ट्र के लिए, आप उतनी ही बड़ी धरोहर बन पाएंगे। चलिए, मुझे 2-3 बच्चों ने अपने अपने नोट शेयर किए, आप मुझसे नोट शेयर कर सकते हो या जो हमारी एकेडमी है वहां नोट्स भेज सकते हो, मुझ पर आ जाएगा। हमने एक इंस्टाग्राम बनाया हुआ है और ओजांग स्मार्ट नोट्स के नाम से, उस पर हम ये सारे नोट्स अपलोड कर देंगे ताकि लोग भी उसको देख सकें, लोग भी उसको समझ सकें। ठीक है, चलिए, तो इसमें लिंक मिल रहा है। तो अब क्वेश्चन दर क्वेश्चन मैं और गजोधर दोनों आपस में बढ़ते जाएंगे। तो महाविस्फोट सिद्धांत में पहली चीज चली कि ब्रह्मांड फैल रहा है, लेकिन इस पर मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन अभी इसको मैं जो है डिस्क्राइब करूंगा कि ब्रह्मांड फैल रहा है इसका क्या तात्पर्य है। क्लियर? तो हमें यह समझ में आया कि पहला हुआ कि भाई जो आज की डेट में एक्सेप्टेड थ्योरी है वो बिग बैंग थ्योरी है, जो हमारी महाविस्फोट सिद्धांत के साथ है।
तो हमने कल बात किया कि महाविस्फोट सिद्धांत तो होता क्या है। गजोदर ने पूछा सर ये आखिर है क्या, तो हमने कहा कि एक परिकल्पना करो। तो कल आप लोगों ने एक छोटी सी चीज मेरे साथ सीखी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थेसिस एंड हाइपोथेसिस। कल मैंने आपसे एक छोटी सी चीज बताई, आपको लगा होगा कि ये कौन सी बड़ी बात है। आपने हाइपोथेसिस शब्द जो है वो पहले भी सुना होगा, लेकिन ये जो छोटे छोटे शब्द होते हैं यही कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हैं। ठीक है, कल कई लोगों ने कहा इमेजिनेशन हाइपोथेसिस है, किसी ने कहा कि अंदाजा लगाना हाइपोथेसिस है, एजम्पशन करना हाइपोथेसिस है। कल मैंने आपको बताया कि वो जो मैथमेटिकली तो प्रूवन हो सकता है, यानी ऑन पेपर आप प्रूव कर ले रहे हैं, लेकिन रियलिटी में प्रयोगशाला में उसको प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हमने बहुत पहले E=mc² निकाल दिया था, हमने स्पीड ऑफ लाइट निकाल ली, लेकिन आज तक हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पीड ऑफ लाइट से फेंक नहीं पाए, हम उसको प्रैक्टिकली फेंक नहीं पाए, मैथमेटिकली प्रूवन है। E=mc² हमारा बहुत पहले से प्रूवन है। तो वो जो चीज है कि हम उसको एक्चुअली में प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, वो हाइपोथेसिस के अंतर्गत आ जाता है। तो हम ब्रह्मांड को समझने के लिए हाइपोथेसिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ध्यान से, इसको बहुत ध्यान से समझना है। तो ब्रह्मांड क्या था, स्टेज 1 हमने बताया कि शुरुआत कहां से हुई, बिगिनिंग कहां से हुई। तो माना कि जो पूरा ब्रह्मांड था वो एक टाइनी बॉल में था। अब हमने इसको 2 फेज में डिवाइड कर दिया। इससे पहले की स्थिति हमारी समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही अजीबोगरीब है, हम इसके बारे में ज्यादा जानते नहीं है, राइट। अब जैसे किसी ने लिखा जो रियल में ना हो वो परिकल्पना है, ठीक है। अरे ऐसा नहीं है, तुम्हारा ब्रह्मांड क्या आभासी है? क्या तुम आभासी हो? क्या तुम जो स्पेस XYZ घूम रहे हो वो आभासी? इसी तरह के जवाब जब इंटरव्यू बोर्ड में देते हैं तो ऐसे लेते हैं और सोचते हैं अच्छा बेटा रुको तुम्हें भी निपटाते हैं, ठीक है। तुम्हारी हम जो है सिलेक्शन की परिकल्पना ही बदल देते हैं, ठीक है। तुम्हारा जो तुमने सपना देखा उसको आभासी कर देते हैं। तो ऐसा ही होता है कि हमें लगता है कि हमने बहुत गंभीर बात कह दी है, हमने जो है वो बहुत अजीबोगरीब बात करी। तो परिकल्पना की जगह हम कल्पना शब्द इस्तेमाल क्यों नहीं करते, ठीक है। जो आपने कहा कि जो वास्तविक ना हो, तो आप सोच समझ के बोलिए। यूपीएससी में शब्द तोले जाते हैं, याद रखिएगा। इंटरव्यू में हमें लगता है वो सामान्य क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन जो आपके जवाब देने का तरीका, जो आपका शब्द विन्यास है, जो आपका वाक्य विन्यास है, उस पर ही आपके नंबर तय होते हैं, याद रखिएगा। तो आगे चलते हैं। तो एक सिंगुलर एटम, आज हम कल्पना कर पाते हैं कि सिंगुलर एटम क्या होता होगा, लेकिन हो सकता है कि आने वाले 10-15 सालों के अंदर विज्ञान इसको प्रूव कर दे, राइट। तो क्या कहता है कि इनफाइनाइट स्मॉल वॉल्यूम, बहुत छोटा। तो कल मैंने आपको स्पेस मैटर के बारे में बात की थी। इनफाइनाइट टेम्परेचर, बहुत अधिक गर्म, कितना हमें अंदाजा नहीं है। इनफाइनाइट डेंसिटी, बहुत छोटा। जब कल मैंने आपको दिखाया था, जब किसी चीज को आप दबाते हैं तो वो क्या होता है, उसका घनत्व बढ़ जाता है। अचानक क्या हुआ, ब्राम, ठीक है। तो ये वो स्थिति थी, नो टाइम नो स्पेस। तो कल मैंने आपको अखबार के माध्यम से बताया था कि भाई ये मान लीजिए अगर ये पेपर ही है, मान लो फॉर एग्जांपल ये पेपर है, तो ये क्या है, ये एक स्पेस है। देखो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इसकी जो मोटाई है जेड हो गया। तो ये क्या हुआ, ये आपका ये स्पेस ले रहा है, ठीक है, दिस इज स्पेस। और अगर हम मान के चलें कि एक इसके परिपेक्ष में अगर आइंस्टीन की बात करेंगे तो एक जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से एक टाइम भी एक इसका जो है सेगमेंट है, यानी टाइम भी एक आयाम है, 4 आयाम है हमारे पास। तो अब क्या हुआ, जब ये इतना सिकुड़ता चला गया, इनफाइनाइट स्मॉल टाइनी बॉल में कन्वर्ट होता चला गया, तो स्पेस और टाइम क्या हुआ, गायब हो गया। क्लियर हुआ, स्पेस और टाइम गायब हो गया, खत्म हो गया। तो यानी इस समय ना तो समय था और ना ही किसी चीज का कोई स्थान था, कोई स्पेस ही नहीं था यहां पे। तो ये हमारी कल्पनाओं के बाहर की चीज लग रही है, बट मजबूरी है कि तुम्हें इस हाइपोथेसिस के साथ अभी जाना पड़ेगा। फिर क्या हुआ, एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। तो जैसे मैंने कल तुम्हें वो कॉक का एग्जाम दिया था कि भाई इसको मारो तो क्या होता है, फट से फूटता है। तो सडनली क्या हुआ, बहुत भयानक एक्सप्लोजन हुआ और एक क्वांटम फ्लक्चुएशन हुआ। अब क्वांटम शब्द जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। तुमने कभी सोचा कि हम इन चीजों के बारे में जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? जैसे आप कोई चीज पूछ रहे हैं कि सर ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, उसका कारण मैं तुम्हें छोटा सा बता देता हूं। जानना चाहोगे कि आखिर हम इसको प्रूव क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आखिर हम किसी चीज का सही जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? कितने लोग इस चीज को जानना चाहेंगे? कि 3 सेकंड के अंदर पहला अणु बना, एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होनी शुरू हो गई। ब्रह्मांड 3 लाख के साल के बाद अणुओं का जो है वो कुछ परमाणु से मिलते हुए पदार्थों का निर्माण होना शुरू हुआ। तो कैसे ये पूरा ब्रह्मांड यहां से, और हम इसको प्रूव क्यों नहीं कर पा रहे? हम समय को क्यों नहीं प्रूव कर पा रहे कि अगर इस कमरे में ही एक चौथा डायमेंशन है, XYZ तो हमें समझ में आ रहा है, हम टाइम को क्यों नहीं प्रूव कर पा रहे? तो तुम्हें एक बड़ी मजेदार चीज बताता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना और इसको समझने की कोशिश करना, इंटरव्यू में बहुत काम आ सकती है, या कभी इंटेलेक्चुअल डिबेट हो जो होने वाली है तो उसके साथ ये बहुत काम आ सकती है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं।
तो जिस मैथमेटिक्स को तुम जानते हो या जिस विज्ञान को तुम जानते हो उसको न्यूटोनियन फिजिक्स कहते हैं। न्यूटन के नियम पे आपको पता है कि न्यूटन का बहुत प्रभाव है ग्रेविटेशनल फोर्सेस का, कि दो पिंड जो हैं वो एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे अपने मास के, यानी अपने द्रव्यमान के जो समानुपाती होंगे गुणन के, यानी कि वो जो है रेशनल होंगे, जो है प्रोपोर्शनेट होंगे, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। ये तो हमने पढ़ा होगा। तो हमारी जो फिजिक्स है, चाहे वो न्यूटन हो, आइंस्टाइन हो, चाहे प्रोफेसर हॉकिंस हो, ये जो भी फिजिक्स तुम्हारे सामने है, जो विज्ञान के नियमों से तुम इन चीजों को सत्यापित करने की कोशिश कर रहे हो, जो भौतिकी के नियम हो, चाहे गति के नियम हो, थर्मोडायनेमिक्स के नियम हो, ऊष्मागतिकी के जो नियम हो, राइट, वो ध्यान रखना कि वो सभी, इनको हम लोग सामान्य भाषा में न्यूटोनियन फिजिक्स कहते हैं, यानी न्यूटन का विज्ञान कहते हैं। न्यूटन का जो विज्ञान है, बड़ी ध्यान से समझिए, इस बात को समझना कि हम इसमें सूर्य, चंद्रमा, बड़े बड़े पिंडों पर हम इसका आकलन कर सकते हैं, बड़े आराम से इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन सूक्ष्मतम स्तर पर हम जिस विज्ञान का प्रयोग करते हैं उसको हम लोग क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, कभी मौका मिले क्वांटम फिजिक्स क्या होती है उसको आप पढ़ने की। जो क्वांटम स्टेज है, जो क्वांटा है, उसके आधार पर जो भौतिक है वो क्वांटम, जहां पर बहुत सूक्ष्म, ये जैसे तुम्हारे लाइट पार्टिकल्स हो गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के साथ पार्टिकल्स हो गए, या कोई वेव हो गई, ग्रेविटेशनल वेव हो गई, तो ये बेसिकली क्वांटम फिजिक्स से निकली हुई है। अब दिक्कत ये है कि तुम्हारे पास जो भी तुम ये बताना चाहते हो अपने ब्रह्मांड के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, बड़े बड़े जो ये स्टार्स हैं, बड़ी गैलेक्सीज हैं, ये ह्यूज बॉडीज हैं, बहुत बड़ी बड़ी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, बहुत बड़े बड़े खगोलीय पिंड हैं ये। अब इनके ऊपर लगता है न्यूटोनियन फिजिक्स। ठीक है, और जो समय से क्या, जो प्रकाश का वेग या इन सब चीजों से जुड़ी हुई चीजें हैं, प्रकाश, लाइट, ये क्वांटम फिजिक्स में एक पार्ट के साथ आ जाता है। अब दिक्कत है कि आज अभी जो हमारे पास पूरा ज्ञान विज्ञान है वो न्यूटन फिजिक्स को क्वांटम फिजिक्स के साथ जोड़ नहीं पाता है। हमारे पास आज की डेट में कोई ऐसा विज्ञान का फॉर्मूला नहीं है, या कोई ऐसा वे नहीं है, मिडिल पाथ नहीं है, मध्य मार्ग नहीं है कि वो न्यूटोनियन फिजिक्स को क्वांटम फिजिक्स के साथ जोड़ दे। इसके सिद्धांत ये सूक्ष्म तरंगों पे लागू होते हैं, सूक्ष्म अणुओं पे लागू हो रहे हैं। ठीक है, इसमें सिंगल एटम की कल्पना है, इसमें जो है वो एंटी मैटर की कल्पना है। तो अब एंटी मैटर, मैटर ही नहीं समझ में आ रहा हमें, एंटी मैटर तो बड़ी दूर की बात है, एंटी मैटर क्या होता होगा, तो इसकी कल्पनाएं हैं। तो ये सूक्ष्मतम स्तर पर काम कर रहा है, ये न्यूटोनियन फिजिक्स है, ये बड़ी बड़ी बॉडीज पे काम कर रहा है। इन दोनों के सिद्धांत एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो पा रहे, ये मिसिंग एक लिंक है बस। जिस दिन हमें ये लिंक मिल गया, हमारे लिए सारी चीजों को डिफाइन करना बहुत आसान हो जाएगा। ये वो पॉइंट है। तो कभी भी इसका जवाब मिले तो आप यही देना कि हमारे पास जो विज्ञान है आज का, ये अगले 14-15 सालों में चेंज हो जाएगा। आप देखना कि पूरा साइंस हमारा चेंज हो जाएगा। हम बिल्कुल क्रांतिक होने की नजीर पहुंच गए हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ चीजें, और वो सब कुछ हमारा, जितनी भी ये किताबें उताबें सब बदल जाएंगी। ठीक है, हमारे सामने एक नया विज्ञान प्रस्तुत होगा और वो हमारे लिए एक नए दरवाजे, एक नई जो है वो चीजें खोलेगा। तो बेसिकली क्या होता है कि जो मैं तुम्हें क्वांटम फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है, कि क्यों हम यूनिवर्स को उन सिद्धांतों के माध्यम से नहीं डिफाइन कर पा रहे मैथमेटिकली जो हमारे सामने हैं, हम उसको फिर भी उनकी व्याख्या नहीं कर पा रहे। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे पास जितने भी विज्ञान के सिद्धांत है जिसको हम प्रयोगशालाओं में साबित करते हैं, वो न्यूटोनियन फिजिक्स के आसपास घूमते हैं, और क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांत न्यूटोनियन फिजिक्स पे काम नहीं कर पा रहे हैं, न्यूटोनियन फिजिक्स के सिद्धांत क्वांटम फिजिक्स के साथ मैच नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन इन दोनों का लिंक हमें मिल गया, उसी दिन हमारे सामने ब्रह्मांड का रहस्य खुलना शुरू हो जाएगा। तो भाई हम तो ना क्वांटम फिजिक्स के जानकार हैं बहुत ज्यादा, ना इसके, तो हमें अपनी जान बचानी। इंटरव्यू में कभी पूछा जाए कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसका जवाब दे दीजिए कि सर जिस दिन दोनों सिद्धांत एक दूसरे, दोनों के मिसिंग लिंक हमें जिस दिन मिल गया, हम ये ब्रह्मांड के सिद्धांत हम खोज लेंगे। हिग्स बोसॉन क्या है, हम जैसे अभी हम बात कर रहे हैं एक यूनिवर्स की, प्रोफेसर हॉकिंस जाते जाते कहेगा कि एक नहीं कई ब्रह्मांड है, कई ब्रह्मांड है, एक से ज्यादा ब्रह्मांड है। तो एक से ज्यादा ब्रह्मांड है तो वो कैसे सरवाइव कर रहे होंगे, इस पे भी मल्टीवर्स थ्योरी है। एक हम यूनिवर्स की बात करते हैं, हम आज तक यूनिवर्स पढ़ते चले, यूनि का मतलब एक हो गया, एकल, तो यूनिवर्स हो गया। वो जाते जाते मल्टीवर्स का सिद्धांत देकर चले गए कि एक नहीं कई ब्रह्मांड है। तो एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड जाने का रास्ता क्या, भाई दो कमरे हैं तो कहीं ना कहीं दरवाजा होगा। इन्होंने कहा ब्लैक होल के पास जो वर्म होल है,
जो ब्लैक होल के पास वार्म होल नाम की जगह है, वहीं से तुम एक मतलब समय के चक्कर में तुम समय से आगे पीछे जाओगे। और जिस दिन तुम समय के आगे पीछे जाना शुरू कर दोगे, यानी कि जैसे हम एक्स पे आगे जा रहे हैं, मैं एक्स पे आगे जा रहा हूं, फिर पीछे आ रहा हूं, तो जिस दिन मैं समय चक्कर में आगे पीछे जाना शुरू कर दूंगा, मैं एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड प्रवेश कर जाऊंगा। अभी हो सकता है खोपड़िया घूम रही हो, क्या बात कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा जिस दिन हमने दोनों को जोड़ना सीख लिया, उस दिन हमारे लिए चीजें आसान हो जाएगी। और ये बहुत ज्यादा अब समय नहीं बचा है, जल्दी ही इसमें बहुत बड़े परिवर्तन हमें देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? चलें आगे। खैर, तो गजोधर ने पूछा कि सर सेकेंड फेज में एक्सप्लोजन हो गया, विस्फोट हो गया, हुआ क्या होगा? तो मैंने कहा गजोधर, जब ये विस्फोट हुआ तो स्पेस और टाइम का जन्म होना शुरू होता है। आगे हम जाते हैं, और समय और स्थान दोनों ने अपना जन्म लिया, और ह्यूज एक्सपेंशन, बड़ी तेजी से एक्सपेंशन होना शुरू हो गया। अत्यधिक तीव्र तापमान, बहुत उच्च तापमान, हाई जो है वो बना हुआ था। तो लिखते जाओ धड़ाधड़। ह्यूज एक्सपेंशन, तीव्र प्रसार हुआ, और ये प्रसार प्रेजेंट डे भी है, इट कंटिन्यू प्रेजेंट डे, आज भी ये प्रसार जारी है। तो इस पे अभी हम बात करेंगे कि ये प्रसार जारी है, तो इसको पता कैसे करेंगे? ब्रह्मांड में हम जाके नाप तो सकते नहीं है, ठीक है। कल हमारी कमरिया तो नपा गई थी, लेकिन ब्रह्मांडवा कैसे नपाएगा? इसे हमें सोचने वाली बात है, गजोदर ने पूछा, बट अभी हम इस पर बात करेंगे, मेंस का क्वेश्चन है ये। चलिए आगे लिखिए। और एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैटर, यानी द्रव्य जो है वो ऊर्जा जो है द्रव्य में परिवर्तित होने शुरू हो गई। लिखो, द्रव्य, ऊर्जा द्रव्य में परिवर्तित होना शुरू हो गया। क्लियर? आगे लिखो। आफ्टर एक्सप्लोजन, विस्फोट के पश्चात, आफ्टर 3 मिनट्स फर्स्ट एटम फॉर्म, विस्फोट के 3 मिनट बाद, महाविस्फोट के 3 मिनट बाद प्रथम एटम, परमाणु का जन्म हुआ, का निर्माण हुआ। लिखते जाओ, नेक्स्ट लिखो। महाविस्फोट के 3 लाख साल के भीतर, आफ्टर बिग बैंग, विद इन 3 lakhs of year, ब्रह्मांड का तापमान गिरने लगा। द टेम्परेचर ड्रॉप डाउन टू 4500 केल्विन, ब्रह्मांड का तापमान 4500 केल्विन तक गिर गया। ये सिर्फ हम एक मैथमेटिकली एजम्पशन लगा रहे हैं कि कोई वस्तु जो है कितने समय बाद अपना कितना हीट जो है वो आगे कर देती है। राइट? चलिए आगे लिखिए। लिखो, जब ये पदार्थ 4500, जब हमारे ब्रह्मांड का तापमान 4500 केल्विन तक गिर गया, परमाणुविक पदार्थ का निर्माण हुआ, एटॉमिक मैटर फॉर्म्ड। राइट? और जैसे जैसे परमाणु बने, अणु बने, पदार्थ का निर्माण हुआ, वैसे वैसे ब्रह्मांड में नई नई चीजों का जन्म होता चला गया। क्लियर है? चलो, तो एक्सपेंशन की बात करें। लिखो, एक्सपेंशन। देखो, इससे ब्रह्मांड का तीव्र प्रसार हुआ, यूनिवर्स एक्सपैंड, एंड इंक्रीज स्पेस बिटवीन गैलेक्सीज, और आकाश गंगाओं के बीच दूरी बढ़ने लगी, आकाश गंगाओं के बीच दूरी बढ़ने लगी। चलो, तो गजोधर ने कहा सर ये यूनिवर्स कितना बड़ा हो जाएगा? ठीक है, कितना बड़ा? और सवाल है कि यूनिवर्स के बीच, आपने कहा गैलेक्सीज के बीच में प्रसार हुआ, तो सर हम इसको नापेंगे कैसे? ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि सर ठीक है, कमरिया तो नाप लिया आपकी, हम किसी की लंबाई चौड़ाई नाप लेते हैं, ठीक है, लेकिन यूनिवर्स अगर इतना बड़ा है, ये ब्रह्मांड, हमारी गैलेक्सीज में पता नहीं कितनी गैलेक्सी है, तो आखिर हम इसको मेजर कैसे करेंगे, इसको नापेंगे कैसे? ये एक बड़ा हाउ टू मेजर इट, ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। मैंने कहा ठीक है, चलो देखते हैं कि कितना प्रसार हुआ और इसको मेजरमेंट करने का तरीका क्या है। बार बार हम ये कह रहे हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, हमने बलून के एग्जांपल से लिया, हमने सारी चीजों से लिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स हो रहा है। बट हमें कैसे पता कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? क्योंकि कोई भी चीज जब बनती है तो धीरे धीरे वो सिकुड़नी शुरू हो जाती है, लेकिन ये लगातार प्रसार कर रही है, तो लगातार प्रसार कर रही है, और हमारे पास, हम मीटर में किसी चीज को, किलोमीटर में किसी को, माइल्स में नाप लेंगे, ये तो ब्रह्मांड का मैटर है।
तो इसको कैसे नापेंगे और नापने का तरीका क्या, हमने कैसे ऑब्जर्वेशन किया, तो ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो बिग बैंग की घटना के बाद ये जो जितना भी प्रसार था वो क्या हुआ, मटेरियल जितना भी था वो धीरे धीरे अपना बिग बैंग जब हुआ तो फैलना शुरू हुआ, राइट। किसी ने पूछा है कि ये एक्सपेंशन अभी भी हो रहा है। हाँ, ये अभी भी चालू है। इस ब्रह्मांड में बहुत सी चीजें लगातार बन और सिकुड़ रही हैं, तो ये एक्सपेंशन अभी भी चालू है। हालांकि किसी भी चीज को लेकर हम श्योर नहीं है। एक और थ्योरी आई है, एक लॉयल की थ्योरी है स्टीडी यूनिवर्स की, अब ब्रह्मांड नहीं फैल रहा है। लेकिन आज जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है कि ब्रह्मांड फैल रहा है, उसके पीछे क्या लॉजिक है ये मैं आपको बताता हूं, ये जानना आपके लिए जरूरी है। तो अब यहां पर हम बात करेंगे कि ब्रह्मांड जब बिग बैंग हुआ, लिखते जाओ इसको, बनाते जाओ, जब बिग बैंग हुआ तो ब्रह्मांड ने फैलाव लेना शुरू कर दिया। किसी ने लिखा है कि इन द फॉर्म ऑफ लाइट ईयर्स इज मेजर ना, लाइट ईयर में कैसे मेजर कर पाओगे? तुम्हें पता है कि प्रकाश एक वर्ष में, जैसे किसी ने अभी यहां ज्ञान दिया कि लाइट ईयर्स में हम इसको मेजर कर लेंगे, ठीक है। तो लाइट ईयर में जरा मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। इन्होंने कहा कि लाइट ईयर में मेजर कर लेंगे। एक वर्ष में जो प्रकाश जितनी डिस्टेंस तय करता है उसको हम लोग लाइट ईयर कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी एक साल में जितनी लाइट ने ट्रेवल की, और लाइट तो बहुत तेज चलती है। अब अंदाजा लगाओ कि सिर्फ हमारी जो गैलेक्सी है, बच्चे ध्यान से सुनो मेरी बात को, जो हमारी गैलेक्सी है उसके डायमीटर टू डायमीटर क्रॉस होने में, उसके डायमीटर, खाली हमारी गैलेक्सी जो कि बहुत सामान्य गैलेक्सी है, आकाशगंगा जो हमारी है वो बड़ी सामान्य सी गैलेक्सी है, अगर मैं इसके डायमीटर टू डायमीटर क्रॉस करूं मुझे 10,000 लाइट ईयर्स लगेंगे, 10,000 लाइट ईयर्स। अच्छा, मेरी आयु कितनी है? 60 साल, 70 साल, 80 साल। मनुष्य आराम से, बस इससे ज्यादा नहीं जी पाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि इफ आई एम गोइंग फ्रॉम द डायगोनल टू डायगोनल, सिर्फ मेरी गैलेक्सी से उस प्रकाश को निकलने में 10,000 लाइट ईयर्स लगेंगे, राइट। अब जरा देखते हैं कि क्या चीज है। और अब है रेड शिफ्ट, जैसा कि मैंने बताया। तो इस घटना को हम लोग रेड शिफ्ट कहते हैं। जैसे हमारे ये नारायण बहुत जागरूक स्टूडेंट हैं, इन्होंने तुरंत बताया कि हाँ ये मेंस और प्री दोनों में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो हम जरा समझते हैं कि आखिर ब्रह्मांड को मेजर करने के लिए तकनीक क्या है, ठीक है। इसको हम लोग डॉपलर इफेक्ट भी कहते हैं। दिस इज नोन एज, जो रेड शिफ्ट होता है वो डॉपलर प्रभाव से भी निकल कर आता है। तो आप लोगों ने कई बार जो अल्ट्रासाउंड कराया होगा तो आपने इस तरह की इमेजेस देखी होंगी, ठीक है। तो बेसिकली डॉपलर फेनोमेनन जो होता है वो हम समझते हैं कि क्या होता है। तो ये मेंस का क्वेश्चन है, मैंने लिख दिया यूपीएससी मेंस में, रेड शिफ्ट की घटना यानी रक्त विस्थापन का जो सिद्धांत है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए हेडिंग लिखिए, रक्त विस्थापन। कि हम ब्रह्मांड को, गजोधर ने पूछा कि ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, इसके बारे में आप बताइए। तो चलिए भाई बात कर लेते हैं। जैसे अब ये प्रियांशु जी ने क्वेश्चन पूछा कि जरूरी थोड़े ना कि सर फैल रहा हो, सिकुड़ रहा हो, पढ़ा लेने दो। तुम ब्रह्मांड में ज्यादा सर खपाओगे तो वो ब्रह्मांड की तरह जो हो जाओगे, पता नहीं कहां पहुंच जाओगे, ठीक है। तो उसका कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज है उस पर फोकस करो, जो बताया जा रहा है उसको पढ़ लो। फिर उसके बाद आगे चलकर जब आईएएस वाईएएस बन जाना तो नासा में चले जाना कुछ समय के लिए, और वहां जितना सिद्धांत सीखना सीख लेना। अभी समझते जाओ कि ब्रह्मांड फैल रहा है कि सिकुड़ रहा है, इसके यही तो प्रूव करने जा रहा हूं। तो थोड़ा सा धैर्य के साथ। तो हम लोग रेड शिफ्ट की घटना के बारे में बात करते हैं। अब रेड शिफ्ट की घटना से पहले मैं तुम्हें गजोधर को एक सिद्धांत सिखाता हूं। तो होता क्या है कि जो लाइट आ रही है, जो प्रकाश आता है, ध्यान से इसको सुनो और इसको समझने की कोशिश करो कि मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। जो ये प्रकाश आ रहा है उसको विबग्योर बोलते हैं। बचपन में तो पढ़ा होगा, प्रिज्म से अगर प्रकाश से गुजारोगे, लाइट को गुजारोगे तो 7 रंगों में टूट जाता है। इसको हम लोग विबग्योर कहते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, इसको विबग्योर कहते हैं। सबने पढ़ा होगा, लिख लो विबग्योर। ये बचपन में हमें पढ़ाया गया होगा। अब ध्यान से जो बता रहा हूं, ठीक है, उसको ध्यान से सीखने और समझने की कोशिश करो, राइट। तो इनसे मिलकर व्हाइट लाइट बनता है। अब विबग्योर में खास बात यह है कि जो वी है, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे लिखा है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। ध्यान से सुनो, जो व्हाइट, जो हमारा सूर्य का प्रकाश आता है वो बहुत ही अद्भुत चीजों से भरा हुआ है। तो सूर्य के प्रकाश में जिसकी वजह से हम देख पाते हैं, जिसकी वजह से आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको जो है वो आपकी चैट देख पा रहा हूं, वो बेसिकली जो है वो बहुत छोटा हिस्सा होता है। सूर्य की जो
इधर की गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, आपको पता होगा हड्डी वड्डी का एक्सरे कराने के लिए हमें एक्सरे करना पड़ता है, एक्सरेज की जरूरत होती है। तो इनकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। इधर दिखाई पड़ रहा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वो दूर तक तो नहीं जा पाएगा, लेकिन उसकी पेनिट्रेशन पावर यानी भेदन क्षमता बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा अल्ट्रावायलेट ओजोन किरणें उसको सोख लेती, नहीं तो हमारी ऐसी तैसी हो जाए। एक्सरे, हमारी हड्डियां टूटती हैं तो एक्सरे का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि वो आर पार निकल जाती है और पता चल जाता है यहां भैया जो है वो मार खाए हो, यहीं टूटी है। गामा रेज, जो बड़े बड़े जहाज लोहे के बनाए जाते हैं उनके बीच में कोई क्रैक ना हो कि बीच जाके वो टाइटैनिक हो जाए और हमारा जैकवा डूब जाए, तो उससे बचाने के लिए गामा रेज की किरणों का इस्तेमाल किया जाता है कि वो स्टील के अंदर का क्रैक भी पता लगा लेती हैं, ये उसको भी जो है वो लेकर चलती हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे यहां पर कि बेसिकली ये हमारी विजिबल लाइट हो गई। विजिबल का मतलब हुआ जिसकी मदद से हम देख पा रहे हैं। तो ये 7 रंगों से मिलकर बनी हुई है जिसको हम लोग विबग्योर बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि जो वायलेट है यानी कि ये हमारा जो इसकी जो तरंग दैर्ध्य है, जो इसकी आवृत्ति है यानी फ्रीक्वेंसी, वो बहुत ज्यादा होगी। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसका लैम्डा यानी कि उसकी वेवलेंथ कम होती है, यानी दोनों के बीच में रेसिप्रोकल व्युत्क्रमानुपाती एक तरह से कह सकते हो मियां बीवी संबंध हो जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, याद रखना इस तरह से। तो उसमें क्या होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी। वेवलेंथ का मतलब होता है उसकी जो तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी वो दूर तक चलेगा। आवृत्ति ज्यादा होगी तो वो क्या करेगा, भेद लेगा। तो आवृत्ति ज्यादा है तो वो दूर तक ट्रेवल नहीं करेगा, तरंग दैर्ध्य ज्यादा है तो वो दूर तक ट्रेवल करेगा। इसका उदाहरण बताता हूं समझने के लिए, समझने की कोशिश करना कि क्या है ब्रह्मांड के बारे में हमने क्या अनुमान लगाया है, समझना बड़ा जरूरी है। तो उसमें क्या होता है, सिंपल एक जो फंडा होता है कि तुमने देखा होगा कि बचपन में हमें सिखाया जाता है कि खतरे का निशान लाल होता है। ठीक है, दूर से दिखाएगा। अब खतरे का निशान लाल होता है मतलब अपना दिमाग कहीं और ना ले जाओ। लाल कपड़ा दिखाया जाता है, मान लो ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया या जो है वो कोई भी ऐसी चीज हो गई, रेड कलर। या तुमने देखा होगा ऊपर मीनारों के ऊपर जो है बहुत, या जो है वो बिल्डिंग्स के ऊपर रेड कलर का बल्ब लगाया जाता है। तो रेड कलर क्या होता है, उसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है, उसकी जो वेवलेंथ होती है ज्यादा होती है, तो वो दूर तक ट्रेवल कर जाता है, सभी रंगों में हमें दूर तक दिखाई पड़ता है। ये तो हमने पढ़ा होगा। तो इसका सीधा सा मतलब है अब हम इसको यूटिलाइज कैसे करेंगे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, हाँ या ना प्लीज बताओ। तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, अगर आप वॉयलेट की तरफ जाओगे, बैगनी की तरफ जाओगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति ज्यादा है, भेदन क्षमता ज्यादा होगी। और जैसे जैसे तुम जो है वो तुम्हारी, जैसे तुम जो है रेड की तरफ जाओगे वैसे वैसे तुम्हारी वेवलेंथ ज्यादा होगी, तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी। लिख लिया इसको, जैसे ट्रैफिक लाइट होती है, फलाना होता है, तो ये चीजें आप करते हैं। डन। अब हमारे पास कोई तरीका नहीं है, जैसे किसी बच्चे ने पूछा ब्रह्मांड सिकुड़ रहा है, फैल रहा है। अब हम क्या होगा, जो हमारी स्टार से हमें इनपुट्स आ रहे हैं हम उसको डॉपलर इफेक्ट में लेकर जाते हैं। ठीक है, हम उसको डॉपलर इफेक्ट में लेकर जाते हैं। ये चीजें आपको एनसीईआरटीज में नहीं मिलती हैं जल्दी। तो हम क्या देखते हैं कि अगर कोई चीज, आपको ये पता है कि अगर वो नीली रोशनी है, अगर वो बैगनी है, तो वो ज्यादा दूर ट्रेवल नहीं कर पाएगी। तो अब मैंने क्या किया, अगर कोई चीज, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करो कि ये क्या है। अब अगर कोई स्टार है, ठीक है, कोई एक तारा मान लो, एक जो ये भी एक सन है, तो हमारे पास मान लो कोई एक स्टार है। अब ये स्टार, ये रहा मैं पृथ्वी पर, हम यहां से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ये हमारे पास ये इनपुट आना है। ठीक है, ये हमारे पास डॉपलर इनपुट आना है। अगर कोई चीज मेरे करीब आ रही है, ध्यान से समझना इसको। ठीक है, अगर ये कोई चीज मेरे करीब आ रही है, मेरे पास आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे पैटर्न में मुझे जो है वो ब्लू दिखाई पड़ेगा, इंडिगो दिखाई पड़ेगा। और अगर ये चीज मेरे से दूर जा रही है, ध्यान से समझना, मेरे से दूर जा रही, तो इससे जो भी लाइट निकल रही है या इससे जो भी हमें हीट मिल रही है, उसमें से बाकी कलर मेरे तक नहीं पहुंचेंगे। बाकी कलर मेरे तक नहीं पहुंचेंगे, सिर्फ मेरे तक कौन सा कलर पहुंचेगा, जो सबसे दूर तक चल सकता है। और सबसे दूर तक कौन सा कलर ट्रेवल कर सकता है, कौन सा सबसे ज्यादा ट्रेवल करेगा, आप बताएं मुझे। अब आप बताइए, अगर ये चीज मेरे से, ये स्टार मेरे से दूर जा रहा है, ब्रह्मांड फैलने का कल गुब्बारा बताया था ना कि धीरे धीरे ब्रह्मांड फैलता चला जा रहा है, फैलता चला जा रहा है, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो अगर ये चीज मेरे करीब आ रही होती, ब्रह्मांड सिकुड़ रहा होता, तो जब मैं इस तरह का पैटर्न ले रहा हूं, ठीक है, जब मैं इस तरह का पैटर्न ले रहा हूं, तो मुझे लाल के अतिरिक्त अन्य रंग भी दिखने चाहिए, नीला, बैगनी, वॉयलेट। ठीक है, मुझे ये सब दिखने चाहिए। लेकिन अगर ये ब्रह्मांड का मैं जो ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं मेरे से दूर जा रहा है, तो मुझे कौन सा रंग मिलेगा, केवल
वही जो सबसे दूरी तक ट्रेवल कर सकता है। तो जब भी हमने प्रेक्षण किया, जब भी हमने ऑब्जर्वेशन किया, हमें कौन सा कलर मिला? रेड कलर मिला। तो रेड कलर, जब बार बार हमें रेड कलर मिल रहा है ऑब्जर्वेशन पे, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वेशन करने पर, तो हमें पता चल रहा है कि ये वस्तु या ये पिंड, जो ये सेलेस्टियल बॉडी हमसे हमसे क्या हो रही है, हमें केवल रेड मिल रहा है। तो ये चीज हमारे पास आ रही है, हमारे दूर जा रही है। सब लोग बताओ क्लास में, ये 10 नंबर का क्वेश्चन था, अभी आज ही निपटा के जाएंगे। आज की क्लास में 10 नंबर का क्वेश्चन निपटा के जाएंगे। क्या होगा? इट्स कमिंग टुवर्ड अस, इट इज गोइंग अवे फ्रॉम अस। क्या होगा? हाँ जी, ये हमसे दूर जा रही है। इट्स मूविंग अवे फ्रॉम अस, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग ओनली द रेड लाइट विच हैज द हायर वेवलेंथ। जिसके पास सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य है, वही उसकी हमें पैटर्न हमें मिलेगा। अब तुम बताओ कि जब बार बार तुम ऑब्जर्वेशन करो, तुम विज्ञान का ये सिद्धांत जानते हो कि अगर कोई चीज दूर है तो भाई दूर की लाइटों में हमें केवल रेड लाइट ही दिखाई पड़ती है। तुम्हें भी बचपन से सिखाया गया होगा। तो अब उस कंडीशन में मुझे बार बार रेड ऑब्जर्वेशंस मिल रही हैं, तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट मुझसे दूर जा रहा है, पास जा रहा है। और अगर कोई चीज मुझसे दूर जा रही है, कोई चीज मुझसे दूर जा रही है, तो ब्रह्मांड का प्रसार हो रहा है, ब्रह्मांड सिकुड़ रहा है। सिकुड़ने में तो पास पास आ जाएगा ना। क्लियर है? तो ब्रह्मांड का प्रसार हो रहा है। एग्री? जो यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, इज एक्सपेंडिंग मतलब ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। क्योंकि हमारी लाइफ, तुम सोच रहे हो कि तुम इंसान हो, बहुत बड़ी तोप खावन हो। 400 साल का तो हमारा साइंटिफिक इतिहास है, 400-500 सालों का। और ब्रह्मांड में जहां बिलियंस में बात हो रही है, 405 साल की औकात क्या है यार? कोई औकात नहीं हमारी। अगर हम पूरी ह्यूमैनिटी, जब हम बंदर वंदर से निकले तब से मिला के 2 लाख साल हुए हैं अभी में। अब 2 लाख साल क्या है यार? बिलियन के सामने 2 लाख साल की औकात क्या है? तो तुम कब आए हो, कब चले जाओगे, कुछ पता ही नहीं चलना है। हम बेसिकली स्टार ऑब्जर्वेशंस करते हैं, स्टार्स को। क्लियर? तो हेंस प्रूव्ड कि क्या हुआ? हेंस प्रूव्ड में हमें दिखाई पड़ा कि दैट मीन्स ब्रह्मांड का प्रसार हो रहा है। दिस इज नोन एज रेड शिफ्ट फेनोमेनन, यानी कि रक्त विस्थापन घटना कहते हैं इसको। क्लियर? चलें। अब हमें लगा कि गजोधर बड़ा खुश हो जाएगा और बोलेगा कि गुरुजी आज बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन गजोधर तो गजोधर है। गजोधर बोला, सर नापेंगे किसको? मैंने कहा स्टार्स को। तारे को और किसको नापोगे बे? तारा मतलब होता है कि जहां से वो हीट जनरेट कर रहा है। तारे के पास अपनी खुद की ऊर्जा होती है, स्वयं की एनर्जी होती है, हम उसको मेजर करेंगे। तो बोला, गुरुजी ये बताओ, ये तारा क्या होता है? एक तो इसके दिमाग में 50 क्वेश्चन हमेशा भरे रहते हैं, जीने नहीं देता। तो बोला, सर ये हम जिसको मेजर कर रहे हैं वो तारे का जन्म कैसे होता है? ठीक है, मतलब इसकी मम्मी कहाँ है, कौन सा वुम्ब, किस गर्भ में जन्म लेता है? हमने कहा अच्छा बेटा ये बात है। तो हेडिंग डालो, गजोधर की अगली जो स्टोरी शुरू हो रही है वो तारे के जन्म से बात करेंगे। क्योंकि तारे के जन्म से हमें पढ़ना तो अपना हमारा आवास है, हमें अपना इतिहास जानना है। लेकिन बात तो सही कह रहा है, बिना तारे के जन्म के हम पृथ्वी के जन्म के बारे में नहीं जानकारी ले पाएंगे। तो लिखो बर्थ ऑफ स्टार, तारे का जन्म। तो तारे के जन्म की जो घटनाएं हैं उसकी देखो व्याख्या हम न्यूटोनियन फिजिक्स से ही कर पाते हैं। ठीक है, हमारे पास वही हथियार है। तो हमने देखा कि तारे का जन्म जो है वो एक बड़ी अद्भुत सी घटना। आपको याद होगा कि मैंने जब कल क्लास शुरू की थी तो आपको नेबुलर थ्योरी के बारे में बताया था। अच्छा, नेबुलर थ्योरी, अच्छा ये बच्चे ने दे दी, हिमांशु, शाबाश बेटा। ठीक है, तो किसी ने पूछा व्हाई डू द स्टार ट्विंकल? बिकॉज ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। ठीक है, तो बेसिकली ट्विंकलिंग इज योर एटमॉस्फेरिक फिनोमिनन। जो हमारे यहाँ डस्ट है, जो हमारे यहाँ नीले रंग का प्रकाश प्रसारित हो जाता है, वो ऊपर जाके देखोगे तो वो ट्विंकल नहीं करता है। एक बार स्पेस से निकल के पूछो तो वहां पे तुम्हें नहीं दिखाई पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं तारे का जन्म कैसे होता है। तो जन्म के लिए गर्भ का होना बड़ा जरूरी है, यानी वोम का होना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली तारे के जन्म की जो पहली घटना शुरू होती है स्टेज 1, तो मैं स्टेज बाय स्टेज आपको तारे के जन्म के बारे में बताता चलता हूं। तो कुछ कुछ ऐसी घटना लाप्लास ने अपनी नेबुलर थ्योरी में बताई थी। आगे चलकर ऑटो शिम ने इसको जो है वो रिवाइज किया था और इसको और स्ट्रक्चर रूप दिया था 1950s में।
तो वहां पर भी उन्होंने इसके बारे में बात किया था, कल तो मैंने आपको ये पढ़ा दिया था। तो तारे के जन्म की जो पहली घटना होती है स्टेज वन में क्या होता है, तारे के जन्म में सबसे पहले वो जैसे नहीं एक एम्बायोटिक फ्लूइड होता है, तो यानी कि माँ के गर्भ में जो है वो एक एम्बायोटिक फ्लूइड तैयार होता है। तो सबसे पहले एक गैसियस क्लाउड का निर्माण होता है। गैसियस क्लाउड क्या होता है कि इस ब्रह्मांड में जो गैलेक्सीज होती हैं उसमें कई तरह की गैलेक्सीज पाई जाती हैं, जिसमें रेगुलर गैलेक्सी, इलेप्टिकल गैलेक्सीज या इरेगुलर गैलेक्सीज भी पाई जाती हैं, ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार गैलेक्सीज भी इसमें जो है वो पाई जाती हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि उसमें जो अनियमित गैलेक्सीज होती हैं, जो इरेगुलर गैलेक्सीज होती हैं, उसमें बड़े गैसियस क्लाउड यानी कि भारी भारी हाइड्रोजन हीलियम के बादल होते हैं, बहुत भारी भारी, और खूब ढेर सारे बहुत सघन बहुत बड़े बड़े बादल होते हैं। तो तारे के जन्म की जो घटना जो नेबुलर हाइपोथेसिस से आगे लेकर जो है ऑटो शिम्ट की अवधारणा से और आगे बढ़ती है, वो तारे के जन्म को ये कारण बताती है। वो कहती है कि ब्रह्मांड में ऐसे बड़े ढेर सारे गैसियस क्लाउड होते हैं, यानी कि गैस के बादल होते हैं। लिखते जाओ, स्टेज वन, प्रथम चरण, ठीक है, प्रथम चरण, शाबाश बच्चा, वंडरफुल रिचा। तो अब उसमें क्या होता है कि जो गैसियस क्लाउड पाए जा रहे हैं वहां सघन बादल पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम के क्लाउड पाए जाते हैं, बादल पाए जाते हैं। अच्छा, अपेक्षाकृत ये बड़े उसमें और भी भारी भारी तत्व पाए जाते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण के नियमों के अनुसार दो भारी जो मास होते हैं, जो मासेस होंगे, हैवी मासेस होंगे, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। चलिए भाई, तो अंडर द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंसेस यानी कि गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ये एक दूसरे को, गुरुत्वाकर्षण क्या है, आकर्षण बल है, ठीक है, आकर्षण बल है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, तो आकर्षण शुरू हो जाएगा। तो जैसे मान लो जैसे क्लास में ही है, तो एग्जांपल मैंने जैसे एनसीईआरटी क्लास में भी लिया था कि भैया मान लो क्लास में एक बहुत सुंदर लड़का है, एक बहुत सुंदर लड़की है, बहुत बढ़िया, मतलब लड़का एकदम सुपर 8-9 पैक का एब्स है, लड़की बहुत सुंदर है, बिल्कुल बस करीना कपूर के आसपास घूम रही है जीरो फिगर के साथ। अब वहां पे क्या हुआ, फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, ये एग्जांपल के लिए है, इसको जो है सीरियसली ना लें। तो अब उसमें क्या होगा, क्लास में जो है तो अब उनके र्यूमर्स उठते हैं, वो एक अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट होता है, ठीक है, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो वहां जो सिद्धांत काम करें, यहां भी सिद्धांत काम करेंगे। तो क्या होगा, देयर इज सम काइंड ऑफ नोक झोंक शुरू हो रही है, बातचीत शुरू हो रही है, देयर इज काइंड ऑफ बिगिनिंग ऑफ लव स्टोरी। आपने तमाम तरह की पिक्चरें देखी होंगी। तो यहां पर क्या हो रहा है, इसी तरह से देयर इज अ हैवी क्लाउड। तो क्या होता है, वो क्लास के बड़े फ्लैम्बॉयंट्स हैं, मतलब जैसे कहते हैं कि बड़ी सुंदर लड़का है, बड़ी सुंदर लड़की है, इस तरह का जो है वो बनता है। तो दे आर हैवियर वन, मतलब पढ़ने में तेज है, बात करने में तेज हैं, डांस वांस भी अच्छा कर लेते हैं। तो देयर इज अ लॉट ऑफ चांसेस टू बी अट्रैक्ट टुवर्ड ईच अदर। तो इसको ग्रेविटेशनल फोर्सेस कहते हैं। अब एक ही क्लास में बातचीत हो ही रही है, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन फोर्सेस ये क्या होगा, वो क्लाउड एक दूसरे के पास आना शुरू होंगे। जब पास आना शुरू होंगे तो सघनता बढ़ती है, उनके बीच में डेंसिटी बढ़ती है, ठीक है। फिर क्या होगा, मान लो जैसे पहले प्यार का पहला गम, झगड़ा वगड़ा हो गया किसी बात पे, सो देयर इज अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन। भाई जब कोई किसी को जानता ही नहीं तो क्या किसी से झगड़ा करेगा, तो आपस में नोक झोंक हुई, तो बाबू सोना खाना खाया नहीं खाया वाला। अभी इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करना, तब ये क्लाउड तुम्हें समझ में आएंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि दे अट्रैक्ट टुवर्ड ईच अदर, तो वहां पे कुछ क्लैशेस भी होते हैं, मन मुटाव भी होता है, झगड़ा होता है, मनाना जो है वो ये सब काम शुरू हो जाता है। तो इन दैट केस जो फर्स्ट स्टेज था, वो स्टेज यही होता है कि वो देयर इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्सेस, वो जो है वो एक दूसरे के पास आना शुरू होते हैं और सघनता बढ़ती जाती है। मॉलिक्यूल्स जब आपस में टकराते हैं, अब मान लो टकराने का मतलब हुआ कि मान लो उस लड़की को कोई और क्लास का एक गुंडा लड़का भी पसंद कर रहा है, तो अब टकराहट तो बढ़ेगी ना, हॉकी डंडा तो चलेगा, जैसे पास पास आएंगे, कि जब तक लड़की ना डिक्लेयर कर दे नहीं यही हमारे जो है वो बाबू सोना है, तब तक तो वो क्या होगा, मारपीट होती रहती है, क्लास में अक्सर ऐसा हो जाता है। तो अब यहां पर जरा ध्यान से इसको समझो कि होता क्या है। फिर क्या होता है, व्हेन दे कोलाइड टू ईच अदर, एक दूसरे के पास आते हैं तो सघनता वहां बढ़ जाती है। तो स्टेज 2 आ जाता है। स्टेज 2 में क्या होता है, रोटेशन स्टार्ट ड्यू टू द कोलिजन। तो आपस में टक्कर वक्कर भी होती है। तो क्या होता है, आपने देखा होगा कई पिक्चरों में, पहले हीरो हीरोइन आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं, फिर धीरे धीरे उनमें प्यार हो जाता है। प्यार हो जाने के बाद वो क्या करते हैं, जब आप उसमें लड़ाई वड़ाई कर प्यार हो जाता है तो वो एक पेड़ के किनारे गाना वाना गाना शुरू कर देते हैं। सेम थिंग हैपन हेयर, ठीक है। तो यहां पर भी क्या होता है, पहले दे अट्रैक्ट टुवर्ड ईच अदर, तो मान लो लड़ाई झगड़ा हुआ, नोक झोंक हुई, जैसे आपने वो पिक्चर देखी होगी आमिर खान जूही चावला की इश्क करके मूवी थी, तो तमाम मूवी सेम यहाँ कहानी भी वैसी चल रही है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, दे स्टार्ट, पहले वो अट्रैक्टिव हुए, फिर उसमें लड़ाई झगड़ा हुआ, दंगा फसाद अपना जो भी हो रहा है, फिर जो है वो क्या होगा, जैसे वो पेड़ के किनारे गाना गाना शुरू कर देते हैं, दे स्टेप रोटेटिंग, तो प्यार और बढ़ जाता है कि अब जो है जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, इस टाइप का गाना वाना जो है वहां शुरू हो जाता है। सेम थिंग हैपन हियर। तो यहां पर क्या होगा, दे स्टार्ट रोटेटिंग, यानी कि जब कोलिजन के बाद जब कोलिजन होता है यानी टक्कर होती है तो इसमें घूर्णन शुरू हो जाता है। सो देयर आर 2 टाइप ऑफ फोर्सेस यहां पर जनरेट हो जाते हैं। पहला क्या होता है पहला इसमें
ड्यू टू द लीनियर अट्रैक्शन, यानी कि एक दूसरे की तरफ रेखीय रूप से आ रहे हैं, और दूसरी तरफ रोटेटरी फोर्सेस हो जाती हैं, ठीक है, यानी कि वो घूर्णन शक्तियां पैदा हो जाती है। तो इनका प्यार क्या हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है। अब वो दुनिया से कि मैं जो है दुनिया से लड़ जाऊंगा, दुनिया से भिड़ जाऊंगा। हीरो कस्में खा लेता है, हीरोइन कहती है मैं इसी से शादी करूंगा, उसका बाप कहता है ये लो खाली चेक भर लो, लेकिन लड़की कहती नहीं मैं तो इन्हीं को अपना पति मान चुकी हूं। तो सेम थिंग यानी कि वहां पे जो लव बॉन्ड्स है वो बहुत ज्यादा गहरे हो जाते हैं। तो सेम चीज यहां पर होगा जब व्हेन दे हैव द रोटेटरी फोर्सेस एंड दे हैव द लीनियर फोर्सेस, यानी कि रेखीय बल और घूर्णन बल दोनों एक साथ संयुक्त हो जाता है, तो वहां पर उनके प्रति जो है वो अब ग्रेविटेशन पुल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, आगे स्टेज 3 आ जाती है। स्टेज 3 में क्या होता है कि अब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, देयर इज अ नोन ऑफ टेम्परेचर। जैसे लास्ट में क्या होता है, गुंडा भी आ जाता है। अब गुंडा हीरोइन का अगवा कर लेता है, ठीक है, वो लड़की के जो है वो या लड़के की माँ को जो है अगवा कर लेगा या उसको चाकू मार देता है, पिक्चरों में देखा होगा। तो अब उस कंडीशन में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, मतलब गुस्सा गुस्सी हो गई, लड़की का बाप तैयार नहीं है शादी करने के लिए, और तमाम तरह के जो है ताम झाम हो रहे हैं, एकदम गुस्सा, मार पिट, गुंडे उंडे भेज दिए। तो कुल मिलाकर इन दैट केस व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ कोलिजन, जब वहां कोलिजन बहुत बढ़ जाएगा तो वहां पर टेम्परेचर यानी कि तापमान बहुत बढ़ जाएगा, एंड इट रीच टू द नियरली 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। ये 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाएगा। इस दौरान क्या होगा, फ्यूजन, जब बहुत ज्यादा गुस्सा गुस्सी बढ़ जाती है, मार कुटाई हो जाती है, अंत में हीरो जो है सबको मार वार देता है, उसकी बहन बहन को गोली वोली लग जाती है, दोस्त को गोली वोली लग जाती है, एक आदमी में टपक जाता है। देन दे स्टार्ट फ्यूजन। फिर आगे क्या होता है, शादी ब्याह हो जाती है। देन हाइड्रोजन कन्वर्ट इनटू द हीलियम। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, तो हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है और नाभिक का संलयन हो जाता है। ठीक है, नाभिक का संलयन हो जाता है, जो न्यूक्लियर है फ्यूजन कर जाता है। फ्यूज का मतलब इतना अधिक टेम्परेचर हो जाता है कि वो दोनों मिल जाता है, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। ठीक है, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां से निकलती है, एंड द फॉर्मेशन ऑफ कोर ऑफ स्टार, यानी कि तारे के कोर का जन्म हो जाता है। जो तारे का जन्म, उसका कोर जो होता है, जहां पर सारी नाभिकीय प्रक्रिया जन्म लेती है, तारे की कई परतें होती हैं, उसका कोर जो होता है, जो लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस से ऊपर का सेगमेंट होता है, उसका जन्म हो जाता है। दैट इज द बर्थ ऑफ स्टार, इसको हम लोग बोलते हैं। फिर आगे और सी प्रक्रियाएं होती रहती हैं, और यहां पर क्या होता है, इनॉर्मस सोर्स ऑफ एनर्जी। तो तारे के पास अपनी स्वयं की ऊर्जा होती है, और जब कोई भी चीज गर्म होती है, याद रखिए, जब उसके पास खुद की अपनी ऊष्मा है, हीट है, तो जब वो गर्म होती है तो हमें क्या होती है, वो हमें ताप के रूप में दिखाई पड़ती है। ठीक है, जैसे कोई लाल रंग का लोहा देखोगे जो गर्म होगा, तो हमें उसमें से, हमें दूर से वो चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। क्लियर? तो स्टेज 3 के बाद स्टेज 4 आता है। फिर जैसे शादी वादी हो गए, बच्चे बच्चे हो गए, तो स्टेज 4 में जब सूर्य जो है बहुत बड़ा मास है, 99.8% हमारे सोलर सिस्टम का मास द्रव्यमान इसके पास है, तो इसमें से कुछ चीजें छिटक कर अलग हो जाती हैं। ठीक है, जैसे हम दो हमारे दो का सिस्टम हो गया, तो अब यहां पर हम दो हमारे 9, इसमें ये सिस्टम बन जाएगा। तो अब यहां पर क्या होगा, दैट इज लॉट ऑफ मैटर सेपरेटेड, लेकिन वो सभी अपने माता पिता से जुड़े होंगे, यानी जो उनकी एंगुलर मोमेंटम होगा, जो उनका कोणीय संवेग होगा, वो इसके साथ जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो अब यहां पे क्या हुआ, मैटर सेपरेट फ्रॉम द सन, तो सूर्य से जो पदार्थ छिटक कर जाएगा, वो छिटक के तो जाएगा, लेकिन वो उसी कोणीय संवेग से, जिस कोणीय संवेग से, चूंकि सबसे बड़ा कौन है, वो हमारा सन है, तो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए सबसे बड़े होते हैं, तो वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है, माँ बाप से कितनी भी दूर चले जाएं उनके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। तो वहां पर भी क्या होगा, एक जो है वो ग्रेविटेशन पुल होगा, और वो दूर भी जाना चाहते हैं तो उनका एक ऑर्बिट तैयार हो जाएगा, जो सेम एंगुलर मोमेंटम, जो सूर्य का कोणीय संवेग है, वही उनका कोणीय संवेग होगा। धीरे धीरे वो अपनी भी ऑर्बिट पे घूमते रहेंगे, जैसे आप अपने माता पिता से अलग होकर कहीं और पढ़ने चले गए, नौकरी करने लगे, शादी कर ली, लेकिन आपका एक अपना इंडिविजुअल अस्तित्व हो गया, लेकिन आप उस परिवार के साथ जुड़े जहां से आपकी मूल तत्व आया। और अगला स्टेज इसी हिसाब से आएगा कि फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। तो ये जब वो घूमना शुरू होंगे, बल्ज करेंगे, अपने जो है वो भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा भार लेकर आएंगे, और धीरे धीरे वो आकार ग्रहण कर लेंगे, वो या तो पूर्व से पश्चिम की या पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमेंगे, और धीरे धीरे उससे हमारा जो है एक ऑर्बिट तैयार होगा, हमारा सौर मंडल जो है तैयार होगा, इसको हम लोग प्लैनेटरी सिस्टम बोलते हैं। और इस तरह से हमारे ग्रह तैयार होंगे। जैसे याद करने का तरीका होगा, सूर्य से इनकी दूरी के क्रम में माई वेरी एजुकेटेड मदर शोज अस 9 प्लैनेट। अब तो 8 हमारे ग्रह हैं टोटल। ठीक है, इसमें जो नवा है वो हमारा प्लूटो है, जो कि अब बौना ग्रह हो गया है, और अभी जो नई खबरें आई हैं उसके हिसाब से वापस उसको ग्रह की श्रेणी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, इनका अपना रूटना मनाना चलता रहेगा, बट माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोज अस 9 प्लैनेट। माई का मतलब हो गया मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, एंड प्लूटो जो है वो हमारा बौने ग्रह के रूप में हो गया है। क्लियर है? कहानी समझ में आई? इस तरह से हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ, जो कि सूर्य से तीसरे स्थान पर है।
तो ग्रहों के निर्माण की प्रक्रिया तुम भूलोगे नहीं इसके बाद। अब एक सज्जन, ये सज्जन नहीं है, नेहा है, कि एग्जाम किस लैंग्वेज में देना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम उसी लैंग्वेज में देना जिसमें तुम अच्छा लिखते हो, जिसमें तुम्हें लिखते समय जाता 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 गोज होगा या गोइंग होगा, ये तुम्हें ना सोचना पड़े, जिसमें तुम धारा प्रवाह लिख सको, वही उसी भाषा में एग्जाम देना चाहिए। डन? कुछ छूटा तो नहीं किसी का? तो चौथा स्टेज है कि सूर्य से कुछ पदार्थ छिटकता है और सूर्य के समान कोणीय संवेग हासिल करता है। इसे ग्रहों की कक्षा कहते हैं। समान कोणीय संवेग हासिल करता है, इसे ग्रहों की कक्षा कहते हैं। स्टेज 4। स्टेज 5 है कि ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हैं। प्लैनेट रोटेट्स ऑन इट ओन एक्सिस। कोई खड़े खड़े घूमता है, कोई 23.5 डिग्री पे झुक के घूमता है, कोई लेट के घूमता है। सबकी अपनी अपनी बातें हैं, ठीक है, जिसका जो मन में आए वैसे घूमता है। कोई उल्टा घूमता है वीनस की तरह, ठीक है, कोई धीमे घूमता है, कोई तेज घूमता है, कोई आलसी है, कोई सुस्त है, कोई बहुत तेजूलाल है। सबके अपने अपने कॉन्सेप्ट हैं। तो स्टेज 5 में कहता है फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट। तो ग्रहों का निर्माण हो जाता है, उनकी कक्षा यानी ऑर्बिट तैयार हो जाती है, जो कि एक बैलेंस को, और इसी तरह से हमारा प्लानिटरी सिस्टम यानी हमारा जो सौर मंडल है उसका निर्माण होता है। रेड शिफ्ट की डिफिनीशन नहीं होती है। रेड शिफ्ट एक प्रक्रिया है जो डॉपलर इफेक्ट से ली गई है। कैसे कैसे हमारे प्लैनेट्स हैं, लिख लो। माई वेरी एजुकेटेड मदर, मां से ज्यादा शिक्षित कुछ नहीं है। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोज अस 9 प्लैनेट। माई एम फॉर मरकरी बुध, वी फॉर वीनस शुक्र, ई फॉर अर्थ, ये पृथ्वी से दूरी के क्रम में है। एम फॉर मार्स यानी मंगल, जे फॉर जुपिटर बृहस्पति, एस फॉर सैटर्न यानी शनि, यू फॉर यूरेनस अरुण, एन फॉर नेपच्यून वरुण, और फी फॉर प्लूटो यानी यम, और बौना ग्रह है ये। तो माई वेरी एजुकेटेड मदर, जो ये 4 प्लैनेट, इसको इनर यानी आंतरिक या पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहा जाता है, ठोस है ये कंपेरेटिवली। तो इनको आंतरिक ग्रह या इनर प्लैनेट कहा जाता है। जो जुपिटर सैटर्न यूरेनस और नेपच्यून जो है, इनको जोवियन प्लैनेट कहा जाता है। प्लूटो को नहीं, इसको जो है जोवियन प्लैनेट यानी इनको वाह्य ग्रह कहा जाता है, वृहद ग्रह भी कहा जाता है। डन? यहां तक हो गया? नहीं, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती तो पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है भाई, ऑब्वियस सी बात है। जैसे मान लो तुम्हारे टार्च में लाइट जो आती है सिंपल होती है, क्या तुम्हारी हड्डी टूट जाए? लॉजिक से सोचो, एग्जाम में कई बार लॉजिक बड़ा इंपॉर्टेंट। इन्होंने पूछा कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो क्या पेनिट्रेशन यानी भेदन क्षमता कम होगी? नहीं भैया, ये बताओ, जब तुम्हारी हड्डी टूटती है, तुम्हारे भैया आते हैं और नीचे प्लेट रख के ऊपर टॉर्च जला के बोलते हैं अच्छा रुको हम बताते हैं हड्डियां कहां टूटी है, या तुम जानते हो कि उसके लिए तुम्हें एक्सरे कराना पड़ता है कहीं भी हड्डी में क्रैक हो, तो एक्सरे क्या हो गया? एक्सरे की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, उसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगी, तो तुम्हारी हड्डियों को भेज जाता है। नीचे एक फिल्म होती है, उसके ऊपर लाइट आ जाता है कि भाई देखो यहां पर एयर क्रैक आ गया है, एयर बेल्ट आ गई है, इसका मतलब हड्डी क्रैक हो गई है। डन? बाकी यूनिवर्स हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक अर्थ है। हमें पृथ्वी के बारे में जानकारी लेनी है, हमें पृथ्वी की खुदाई करनी है प्रॉपरली। चलें? तो जुड़े रहिए बैचेस के साथ। और ऑप्शनल में अब हमने इसमें ऑप्शनल और बढ़ा लिए, पबैड ऑप्शनल भी आ चुका है, संस्कृत ऑप्शनल भी आ चुका है, तो वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शनल। सोशियोलॉजी ऑप्शनल आ चुका है, तो ऑप्शनल हब हम जो है शुरू कर रहे हैं। आपको इसके साथ जुड़े रहना चाहिए, अच्छे से इसको जो है समझना चाहिए, राइट? तो वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे। डन है?